आइए आप सभी का करियर पॉइंट चैनल पर स्वागत। तो आज आपको हम लेकर आए हैं बेसिक ज्यामिति, है ना। क्लास 6 से लेकर 10 तक जो यूज होने वाले ज्योमेट्री में टर्मोलॉजी है, हम उसको लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे कि और इसमें और एक्स्ट्रा क्या है कि आपको 9th और 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसमें शामिल है। तो इसमें जो है आप इसका एक और विशेषता क्या है, ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए, है ना। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, कैसे यूज़फुल रहने वाला है ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इसमें, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है और इसमें जो टर्मोलॉजी है उसका डिटेल भी पूरा है ना। आप देखेंगे आपको सारा कुछ पता चलेगा, इसलिए ज़रूर देखें और दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। तो चलिए हम बिना लेट किए आपको ये स्टार्ट करता हूँ। बेसिक ज्योमेट्री क्लास 6 to 10 तक का है, ठीक है, इसलिए देखना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले ये ज्योमेट्री क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ये ज्योमेट्री क्या होता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए ज्योमेट्री क्या होता है। तो ये लिखा कि ज्योमेट्री, ये सबसे आपको पहले ज्योमेट्री दिख रहा होगा। ये ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। एक का जियो नाम है और एक का नाम है मेट्रॉन, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या, मेजरमेंट। तो ये अर्थ का मतलब यहाँ हो गया पृथ्वी और आपका मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। इसका हिंदी मीनिंग का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है पृथ्वी, और इसका हिंदी मीनिंग का अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है मापन। अगर इसका शाब्दिक अर्थ का मैं बात करूं तो ये हो जाता है पृथ्वी का माप पृथ्वी की माप, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है पृथ्वी की माप हो जाती है। तो तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी की माप है और यहाँ से आपका जो है ये आपको इस तरह से आपको शायद ये टर्मोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या टर्मोलॉजी का नीचे उसका अर्थ है, पूरा अर्थ है। आप देख सकते हैं क्या है इसका इंग्लिश में लिखा हुआ। हमने बताया था आपको कि बाइलिंगुअल रहने वाला है और आपके लिए काफ़ी ये उपयोगी भी है। ये देखिए इसका परिभाषा लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज्योमेट्री दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीड अबाउट रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ये सब जो है उसका स्टडी का, ठीक है। उन सबों का हम क्या करते हैं, इसमें रिलेशन का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं सबसे आगे लेकर। यहाँ हिंदी में भी आपको मिलने वाला है। ये क्या हिंदी में है आप देख सकते हैं, क्या हिंदी में है वो लिखा हुआ वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको हिंदी में आपको मिलेगा कि हिंदी में लिखा है ज्यामिति गणित की वह भाग है या वह शाखा है जिसमें बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, समतल आकृतियाँ, 3D आकृतियाँ इत्यादि के संबंधों तथा गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उसको हम ज्यामिति कहते हैं। तो इन सबों के बारे में हम पढ़ेंगे उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री कहेंगे। आगे क्या दिया है इसके बारे में दिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, ज्योमेट्री दो तरह का होता है। कितने तरह का, तो ज्योमेट्री दो तरह का होता है। अब ये आपको ज्योमेट्री दो तरह का होता है, ये आपको देखिए कैसे दिया गया है। ये ज्योमेट्री है, एक 3D ज्योमेट्री होती है और एक का नाम है 2D ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये 2D ज्योमेट्री हो गया। तो 2D ज्योमेट्री आपको दो तरह का दिख रहा होगा। एक का नाम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, और एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इस यूक्लिडियन ज्योमेट्री को आपको विशुद्ध ज्यामितीय तरीका कहते हैं और आपको ज्यामितीय मेथड या ज्यामितीय विधि कहता हूँ इसको। और ये प्रमेय या अभिगृत या अभिधारणा इसी के अंदर पढ़ना है। ये यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ना है इन सारी चीज़ों को। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है कि ज्यामिति का अध्ययन अगर बीजगणित की सहायता से आप करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति कहता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आगे का टर्मोलॉजी आपको बताता हूँ, दोनों बता दिया। जो 10th क्लास तक पढ़ना है आपको, 10वां क्लास तक मतलब, तो 10th तक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना 2D ज्योमेट्री ही पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है आपका। चलिए ये देख सकते हो। अब यहाँ देखो एक टर्मोलॉजी यूज, जो टर्मोलॉजी यूज होगा ना उसका जो गणित की वह भाग जिसमें अंकों के स्थान पर हम किसका अध्ययन करते हैं, अंकों के स्थान पर हम अध्ययन करते हैं अक्षरों का, है ना। अक्षरों का प्रयोग कर इसका अध्ययन करते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो आप इसको कहिएगा क्या, बीजगणित, मतलब कि अलजेब्रा। अब एक टर्मोलॉजी आ रहा है आपके पास, डायमेंशन, आयाम जिसको कहते हैं। आयाम क्या होता है,
तो आयाम देखिए क्या होता है, जैसे कुछ ऐसी राशि होती है जैसे लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, व्यास, परिमाप, त्रिज्या, ये सब जितनी भी राशि है सबको आप आयाम या डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टर्मोलॉजी क्या है। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपके पास जो आने वाला है वो आपका है बिंदु। अब सबसे पहला टर्मोलॉजी इसका है, ये बिंदु क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिंदु क्या होता है। आइए देख सकते हैं आप बिंदु क्या होता है। तो बिंदु जो है ना, कहता बिंदु शून्य बीमा वाली फिगर है। क्या, शून्य बीमा मतलब जिसका कोई बीमा नहीं होता है, शून्य बीमा वाली फिगर है, उससे रिलेटेड पॉइंट है। बिंदु शून्य त्रिज्या वाली भी फिगर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मतलब कि उस वृत्त को बोलते हैं बिंदु जिसकी त्रिज्या क्या होती है, जिसकी त्रिज्या जीरो हो। मतलब त्रिज्या जीरो है मतलब क्या है, बिंदु ही तो है ना। कहता बिंदु वह वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, शून्य है, वही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट आ रहा है, कहता है कि जो बिंदु है, बिंदु में ना तो आपको लंबाई होती है और ना ही आपका चौड़ाई, ना मोटाई, ना गहराई, कुछ भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ आपको मिलेगा, है ना। चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ भी नहीं होती बिंदु में। बिंदु एक तरह से कह रहा है कि बीमाहीन होती है, बीमाहीन आकृति है ना। बिंदु एक स्वच्छ डॉट है, मतलब कि एक वेरी फाइन डॉट है, ठीक है। बिंदु को इस प्रकार सूचित करते हैं। अब कैसे सूचित करते हैं बिंदु को, उसके बारे में नीचे दिया गया होगा आपका, देखिए ये पॉइंट दे करके, और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट दे करके, जैसे यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पी लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं क्या, रीड एज पॉइंट पी, ठीक है। अब दूसरा टर्मोलॉजी आने वाला है रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या होते हैं, ठीक है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि रेखाखंड क्या होते हैं। तो रेखाखंड हम किसको कहेंगे, सॉरी पहले रेखा है, रेखाखंड नहीं, पहले रेखा। तो कहता है बिंदु के समुच्च को, समुच्च एक अलग चीज़ है ना, को रेखा कहते हैं। समुच्च और संग्रह में अंतर होता है, क्योंकि संग्रह कई एक किताब का संग्रह हो सकता है ना, बहुत सारी बुक एक जगह सरिया दी है, तो ये मतलब सब अलग अलग तरह का है, तो एक तरह का ये संग्रह है, ग्रुप है। बट अगर मैं बात करूँ समुच्च का, तो समुच्च कहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मान ली फिजिक्स की किताब है, तो फिजिक्स की किताब को आप एक जगह रख दो, तो आप इसको कहेंगे कि ये फिजिक्स की किताब की क्या है, एक समुच्च है ना। लेकिन बट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी है सबको एक जगह मिला के रख दिया, तो ये चले जाएंगे कहाँ आपका, तो ये पहुंच जाएंगे संग्रह में, तो ये समुच्च है, ठीक है। अब पॉइंट 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 आप देते चल जाओगे इस तरह से, है ना। ये सेट है पॉइंट का, ठीक है। ये आप सबको देखो ये ऐसा दिख रहा होगा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा द्विदिशीय होती है, मतलब इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी और उस तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। रेखा में केवल लंबाई होती है, मतलब एक विमीय होती है रेखा, 1D डायमेंशनल, केवल एक विमा होती है, चौड़ाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, लंबाई होती है, वही वो लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी आ रहा है आपके पास, कारण रेखा एक विमीय या एक आयामी होती है, बिल्कुल आपको ही पहले से पता होगा कि एक विमीय या एक आयामी होती है। रेखा में ना तो चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना गहराई होती है, बिल्कुल खाली केवल लंबाई होती है। अगर मैं बात करूँ रेखा को, बिल्कुल बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, रेखाओं में बिंदुओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। और ये आप जो रेखा को अनंत रूप से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं आप, है ना, अनंत तरीके से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेखा को हम दोनों तरीके अनंत, कहता रेखा को बिंदुओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। क्या होती है, अनंत होती है, बात समझ में आ रही है। तो ये बिंदुओं की संख्या अनंत होती है रेखा में। कहता रेखा की लंबाई भी क्या होती है, अनंत होती है। रेखाओं के दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो आपका रेखा को इस प्रकार सूचित करते हैं, देख सकते हैं आप, ये बना हुआ है ना। उसके बाद ये ऐसा है, और इधर और इधर बहुत दूर बढ़ाया जा सकता है। तो इसको रेखा अगर ए बी है तो आप ऐसे सूचित कर सकते हैं इसको, रेखा ए बी। बट हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं ना, इसलिए हम नहीं सूचित कर पाते उस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपके पास किरण। ये किरण क्या होता है, तो आइए किरण को देखते हैं क्या है ये। कह रहा किरण, कहता रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु होता है उसको मैं किरण कहता हूँ, ठीक है। एक ही अंत बिंदु होता है, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो इस तरफ तो जा रहा है, बट एक तरफ तो फिक्स हो गया ना, तो यहीं पे एक अंत बिंदु है, ठीक है। अगर ओ ए है तो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। किरण एक विमीय होती है, केवल इसमें एक विमा होता है, क्योंकि रेखा का ही पार्ट है,
तो उसमें भी एक ही विमा है ना, केवल लंबाई है। कहता है किरण एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में जाती है। देख सकते हैं आप, इधर जा रही है, इधर से इधर। किरण को एक तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं किरण को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या दिया है। किरण को इस प्रकार से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है भाई? इस प्रकार से सूचित किया जाता है, देख सकते हैं आप, ऐसे और ऐसे। कोई आप लाइन लिख रहे हैं तो ए और बी, मतलब ए से बी की ओर जा रहे हैं, इसको पढ़ते हैं किरण ए बी या रे ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास क्या आ रहा है? रेखाखंड क्या है? कहता है रेखाखंड का अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है? रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड का अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये आपका रेखाखंड जो है, यहाँ से देख सकते हैं, रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होता है। कितने अंत बिंदु होता है? दो अंत बिंदुओं का जिसमें होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए, इसमें और क्या इससे रिलेटेड जो बातें हैं मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। देख सकते हैं आप, यहाँ से भी पूरा दिख रहा है तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ रेखाखंड एक विमीय या एक आयामी होती है, इसके बारे में भी वही लिखा गया है, एक विमीय या एक आयामी होती है ना। रेखाखंड जो है एक विमीय या क्या होती है? एक आयामी होती है, यहाँ लिखा हुआ है। तो पॉइंट बाय पॉइंट भी देख सकते हैं। रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स्ड। बाइलिंगुअल है ये नोट्स, देख सकते हैं आप। रेखाखंड को दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता बिल्कुल, ये तो क्योंकि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक फिक्स होती है। रेखाखंड में बिंदुओं की संख्या सीमित होती है, बिल्कुल फिक्स है लंबाई तो सीमित ही होगी ना। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास क्या आने वाला है? तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका जो है, रेखाखंड को कैसे सूचित करेंगे हम, है ना। ठीक है, तो कैसे सूचित करेंगे आप रेखाखंड को? तो आप अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ लिख दिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो आप इसको ए और बी लिखेंगे। ठीक है, ए बी से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगला टर्मिनोलॉजी आने वाली है कोण का। कोण क्या होता है? आइए बताता हूँ मैं कोण के बारे में, कि कोण किसे कहता हूँ। ठीक है, तो ये कोण का अगर मैं चर्चा करूँ तो ये कोण जो है ना, कोण का बात करूँ, कहता है एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों को मिलने से, है ना, दो किरणों को मिलने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहता हूँ? उसे मैं कहता हूँ क्या? कोण कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कोण कहता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसे क्या कहता हूँ? कोण कहता हूँ। अगला टर्मिनोलॉजी आ रहा है कि आपके पास कि दो रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करने से उत्पन्न झुकाव को भी हम कोण कहते हैं। तो ये वाली बात भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मत घबरा मत जाना कि हाँ सर आपने तो क्या बता दिया, चलो चेंज कर लिया मार्कर को। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए नीचे आइए, कहता है दो रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करने से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब कि अगर आपस में प्रतिच्छेद भी कर रहा है ना, तो क्या हो गया? तो दो रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करने से उत्पन्न झुकाव को क्या कहते हैं? तो हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ ये और यहाँ ये दो रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आपका जो मिल रहा है ये आपका क्या है? ये बिंदु है। तो ये जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो शायद ये कोण भी समझ में आ गया होगा। दो रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करने से झुकाव उत्पन्न होता है, तो ये तो आपस में कट किया दोनों और यहाँ पे हुआ। और जो कोण बनाती है ना, जो किरणें मिलकर, उसको मैं कहता हूँ भुजा। तो एक ये भुजा, एक ये भुजा है, दोनों भुजा है। जहाँ पर दोनों मिलती है उसे मैं कहता हूँ शीर्ष। क्या कहता हूँ? शीर्ष कहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से शायद आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अब इसको लिखते कैसे हैं? अगर ये कोण है आपका तो कैसे लिखते हैं आप? तो ये कोण है तो आप कोण को ऐसे लिखते हो, है ना। आपका यहाँ नाम आपका ए है और ये बी है, यहाँ सी है, तो जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। जैसे सपोज दैट ए ओ बी लिखा है, ये यहाँ पे ओ है तो इसको आपने बी में रखा, ए ओ बी लिख सकते, अदरवाइज आप बी ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इसमें दिया है, बाकी देखो ये समकोण हो गया आपका, इस तरह से रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, 90 डिग्री है तो समकोण है,
90 से छोटा है आपका तो आपका क्या हो जाएगा न्यून कोण, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसे जैसे थीटा अगर वो है, अगर वो थीटा है तो ये सेलेक्ट करने दीजिए। अगर वो थीटा है तो हमारा जो थीटा है 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका न्यून कोण बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं किसका, अगर मैं बात करूं अधिक कोण का, अधिक कोण अगर ये थीटा है, अधिक कोण अगर ये थीटा है आपका यहाँ से, तो ये आपका थीटा है पूरा, तो ये थीटा जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि ये आपका बनेगा कि आपको 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा, तभी ना जाएगा ये आपका कि हाँ 180 में। अगर हमारा थीटा 180 हो जाए, पूरा का पूरा 180 हो जाए, तो उसे मैं कहता हूँ क्या, रैखिक कोण या रिजु कोण, ठीक है। यहाँ लीनियर एंगल उसको कहता हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, बना हुआ है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपके पास आ रहा है, एक है आपका पूरक कोण। ये पूरक कोण क्या होते हैं, कहता है कि पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोण है कि यदि दो कोण का योगफल, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। और जैसे अब एग्जाम्पल नीचे दिया होगा, तो इस प्रकार आपका जो है ना, एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं, मतलब कि x और प्लस y है, मान लो दो कोण है, x और प्लस क्या है y, दो कोण मिलाकर 90 डिग्री हो गया ये। अगर मैं पूछा 70 डिग्री, 70 डिग्री का पूरक कोण पूछा, तो 90 में से घटा दीजिए 70, तो 90 माइनस 70 करिए कितना आएगा, 90 माइनस 70 तो 20 डिग्री आएगा, तो कहेंगे आप 20 डिग्री। अगर मैं पूछता कि 80 डिग्री का पूरक कोण, तो 10 डिग्री, ठीक है। दो कोण का योग ये होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। तो आप उसको क्या कहिएगा, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये आपका क्या है, ये आपका जो है पूरक कोण है, ठीक है। तो आपसे अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपका अगर थीटा का पूछेगा कोई कि पता पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा। अगर एक्स का पूरक पूछेगा तो 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आता हूँ यहाँ पे, अब है कि संपूरक कोण क्या है। ये संपूरक कोण के बारे में आप क्या है, इसके बारे में सीखिए, संपूरक कोण के बारे में। तो आइए मैं संपूरक कोण के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए क्या दिया है, कहता है सप्लीमेंट्री एंगल, इसको कहता हूँ मैं इंग्लिश में, यदि दो कोण का योगफल 180 डिग्री हो, वहाँ 90 था, यहाँ 180 डिग्री है, 180 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का संपूरक हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 70 का संपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 में से अब घटाना है, 180 माइनस 70, पास में आ रही तो 110 डिग्री हो जाएगा, है ना। मतलब यदि दो कोण का योगफल, मैंने कहा x और y दो कोण है, ये दो कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो ये आपका संपूरक कोण है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक आपको रोचक कहानी बताता हूँ। यहाँ देखो मैंने लिखा है कोण, ठीक है, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, ये है आपके पास कोण, ठीक है, कोण, यहाँ है आपके पास पूरक कोण, यहाँ पे आपके पास है संपूरक कोण। तो यहाँ पे आपको एक बात देखेंगे कि 50 डिग्री कोण है, तो 50 का पूरक क्या होगा, 90, और मतलब 40, है ना, 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री, और संपूरक कोण कितना होगा 50 का, 180। तो पूरक कोण और संपूरक कोण का जो बीच का अंतर होगा, यहाँ देखिए 70 का पूरक 20 और 70 का संपूरक 110, 43 का पूरक 47 और 43 का संपूरक 137। तो ये पूरक कोण और पूरक कोण जो आपका है, ये जो पूरक कोण आपको दिख रहा है, तो पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण के बीच का अंतर हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ये आप इसको आर करके रख सकते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर सदैव कितना रहेगा, तो आपका ये 90 डिग्री रहेगा, आप इसको आर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि एक संपूरक कोण पूरक कोण से 90 अधिक, अरे वही बात हुआ ना, हमने कहा कि दोनों का बीच का अंतर 90 होता है,
तो एक संपूरक कोण पूरक कोण से कितना डिग्री अधिक होता है? तो 90 डिग्री अधिक होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कहता है संपूरक और पूरक के बीच का अंतर कितना होता है? 90 डिग्री। वही बात हुआ ना। अब संरेख बिंदु, एक नया टर्मोलॉजी आ रहा है। आखिर ये संरेख बिंदुएं क्या है? तो मैं संरेख बिंदुएं के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो ये संरेख बिंदु क्या होता है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। संरेख बिंदुएं क्या है, तो समझिए संरेख बिंदुएं क्या है। चलिए, कहता है 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख होती है यदि यदि वे बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो, है ना। कैसी रेखा पे? अगर एक ही रेखा पर सब बिंदु स्थित है तो मैं उसे क्या कहता हूँ? संपूरक कहता हूँ। ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूँ? संपूरक, सॉरी संरेख कहता हूँ। ठीक है, कोलिनियर। तो यदि 3 या 3 से अधिक जो बिंदुएं हैं, पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर है तो उसको मैं क्या कहता हूँ? संरेख कहता हूँ। ठीक है, संरेख। ठीक है, कोलिनियर जिसको आप कहते हैं। तो ये देख सकते हैं। अब ये इंग्लिश में है तो आप जिनको ज़रूरत है इंग्लिश का वो देख लेंगे। यहाँ पे नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ पॉइंट बहुत सारा है। तो उस पॉइंट में आपको ये देखा गया कि आप यहाँ देख सकते हैं कि P है, कि P है, R है, P है, आपका R है, यहाँ से देख सकते हैं। फिर ये है C है, Z है, जो भी है। तो ABFZ ये सब का सब संरेख है। क्यों संरेख हुआ? क्योंकि सब का सब एक ही लाइन में है, इसीलिए क्या है? संरेख है। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि संरेख क्या होता है जब सब का सब लाइन। अच्छा, दो बिंदुएं किसी समतल में हमेशा संरेख होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का जरूरत नहीं है कि हाँ दो बिंदु है, नहीं, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि दो बिंदु सदैव एक समतल में संरेख ही होंगे। ठीक है, संरेख का बात चलेगा तो आपको ऐसे कहेंगे कि 3 या 3 से अधिक बिंदु है, इसीलिए बोला जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है भी, इसलिए देखिए यहाँ बिंदु ABF ये संरेख है। और ये आपका जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या आपके पास आने वाली है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास है, कहता है कि बिंदु P रेखा पर स्थित, सॉरी, आपको यहाँ कुछ छूट गया क्या? नहीं, सही तो है। चलिए, सही है। किसी समतल में, हाँ वही बात लिखा हुआ है कि ये आपका किसी समतल में, वहाँ देखो बता दिया मैंने, पहले बोल दिया आपको। किसी समतल में दो बिंदुएं हमेशा संरेख होती है। क्या होती है? हमेशा संरेख होती है। अब ये 2D फिगर है। अब ये 2D फिगर में आ गई आप, दो बिंदुएं संरेख होती है। 2D फिगर क्या होती है? आइए, जिसको कहते हैं 2 डायमेंशनल या द्विविमीय, ये है ना। तो कहता है जिसमें दो विमा हो, लंबाई चौड़ाई हो, अथवा चौड़ाई मोटाई हो, या मोटाई गहराई हो, मतलब दो विमाएँ रह सकते हैं। तो आप उसको क्या बोलिएगा? तो आपको उसको बोलना है कि ये आपका क्या है? कि द्विविमीय है ना। कुछ द्विविमीय आकृतियाँ नीचे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। क्या है नीचे? जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भी आपका दो विमा है। ये एक तरह का लेंथ है, तो आपका एक तरह का क्या बनेगा? ब्रेथ बनेगा। अगर ये आपका लेंथ है तो ये आपका ब्रेथ बनेगा जो लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ किसका? रेक्टेंगल का। अगर ये आपका लेंथ है तो ये ब्रेथ बनेगा। मैं बात करता हूँ वृत्त का, ये आपका लेंथ है तो ये ब्रेथ बनेगा। तो वृत्त भी द्विविमीय है ना। जितना चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है, जितना प्रकार का चतुर्भुज है, सब का सब में क्या है? दो विमा है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ से आ रहा आपके पास है। अब कह रहा है कि 2D फिगर को समतल फिगर भी कहते हैं। कैसा फिगर? समतल फिगर भी कहते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक अगला टर्मोलॉजी है कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर किसको कहते हैं। तो ये पेरीमीटर किसको कहते हैं आप देख सकते हैं। पेरीमीटर किसको कहता हूँ? कहता है कि जो किसी फिगर के घेरावे की कुल लंबाई, कोई आपके पास फिगर है, उसका घेरावा जितना भी है, उसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री की कुल लंबाई है, चारों ओर के बाउंड्री की को कवर करने में जितना दूरी तय करना पड़ता, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कि आपका परिमाप है, या परिधि है, या तो पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस है। पेरीमीटर भी एक प्रकार का लंबाई है। ठीक है, तो अगर पेरीमीटर एक प्रकार का लंबाई है तो पेरीमीटर का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। परिमाप का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। परंतु सेंटीमीटर में भी व्यक्त किया जा सकता है ना। सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट होता है किसी भी दूरी का, मतलब है ना। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है।
चारों ओर अगला जो आ रहा है यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ चारों ओर, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ आ गया। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि पेरीमीटर भी एक प्रकार की लंबाई, परिमाप कैसे है मात्रा की, चारों ओर जितनी लंबाई तय करनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। तो शायद ये बात भी समझ में आ गया आपको। चलिए मैं नेक्स्ट टर्मोलॉजी के ऊपर चलता हूँ। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ देखिए पेरीमीटर के बारे में आपको बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेरीमीटर के बारे में यहाँ समझाया गया है ना। आइए आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये आपका, ये इधर आ जाओ, इसको मैं इधर लाना चाह रहा था। तो ये देख सकते हैं पेरीमीटर के बारे में, पूरा एक बाउंड्री इस तरह से बनाया गया है और ये सबका लेंथ यहाँ देखो लिखा गया है, ए बी बी सी सी डी जो भी है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आता हूँ मैं नेक्स्ट टर्मोलॉजी के ऊपर। एक है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी फिगर समतल में जितना जगह छेदता है या घेरता है हम उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कोई भी फिगर समतल में जितनी जगह छेदता है या घेरता है उसको क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, ट्रायंगल बनाया मैंने, यहाँ एक ट्रायंगल है, ये देख सकते हैं एक ट्रायंगल हो गया ये। तो ट्रायंगल जितना ही जगह छेक रहा है, ये वाला जो एरिया शेडेड रीजन है जिसको मैंने कलर किया है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया बाउंड्री के अंदर। क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि क्षेत्रफल का अगर मैं बात करूँ, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो किसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, अगर मैं क्षेत्रफल का सूत्र का बात करूँ आपसे पूछूँ तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बता सकते हैं कोई, बताइए तो, है ना, बताइए क्या होता है। आप कह सकते हैं सर लंबाई गुने चौड़ाई हो सकता है, बिल्कुल सही जवाब। आप कह सकते हैं कि ऊंचाई गुने लंबाई हो सकता है। आप कह सकते हैं कि गहराई जो है, डेप्थ, जो डेप्थ है, डेप्थ गुने लेंथ भी हो सकते हैं, है ना। पेरीमीटर है, पेरीमीटर और इंटू रेडियस भी हो सकते हैं, पेरीमीटर इंटू लेंथ हो सकते हैं। मतलब कि दो गो जो बीमा है, मतलब कि कोई भी दो गो को लेकर आप कर सकते हैं ना, तो उसको क्या कहता हूँ मैं, क्षेत्रफल कहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपके पास आने वाला है, वो क्या है नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपको, अच्छा इसी में से आपको नियमित या बहुभुज किसको कहता हूँ। ऐसे तो सबसे प्रथम बहुभुज का अगर मैं बात करूँ तो सबसे प्रथम बहुभुज क्या होता है, वो त्रिभुज होती है। ठीक है, इसको प्रथम बहुभुज कहता हूँ मैं, किसको, त्रिभुज को प्रथम बहुभुज बोला जाता है। ठीक है, अब त्रिभुज का फिर कई एक पार्ट आएंगे आपको, कई एक, है ना, उसके बारे में। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, है ना, चार भुजा इसमें है, सबका अलग अलग भुजाएं होता है ना, सब में अलग अलग भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन, चतुर्भुज में चार, पंचभुज में पाँच, षष्ठभुज मतलब छः होगा, है ना। कहता है यदि नियमित बहुभुज की पेरीमीटर बराबर हो तो उस फिगर की क्षेत्रफल अधिक होगी जिसकी भुजाओं की संख्या अधिक होगी। आप देखेंगे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब एक थोड़े धीरे 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 ये सर्कल का रूप लेता जाएगा। अगर पेरीमीटर परिमाप समान है और इसको आप भुजा के रूप में इसको ढालना चाहें तो एक समय ऐसा आएगा कि सर्कल का रूप ले लेता है। तो इसलिए वृत्त में कहा जाता है कितनी भुजा होती है, तो एन भुजा या अनंत भुजा भी कह सकते हैं आप, कि वृत्त में बहुत सारी भुजाएं होती है। देख रहे हो कि त्रिभुज था, तो आपका त्रिभुज में देखिए इतना, फिर जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो हमारा जो फिगर है ना, वो फिगर क्या लेता है, वृत्त का रूप ले लेता है। तो वृत्त में एन भुजा या अनंत भुजा आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, पास में आ रही है। और वृत्त भी कैसी फिगर है, तो 2D फिगर है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है। अच्छा अब यहाँ से जो है आगे बढ़ता हूँ। अच्छा किसका क्षेत्रफल, अगर परिमाप समान है तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होता है, तो क्षेत्रफल उसी का ज़्यादा होता है जिसमें कि भुजाओं की संख्या अधिक। तो सबसे ज़्यादा भुजा किस में होती है, वृत्त में, तो वृत्त को सी से सूचित कर दिया। ट्रायंगल में सबसे कम भुजा थी, है ना, तो उसको 3 भुजा उसमें होती है, तो टी से कर दिया मैंने। अब यहाँ से नियामक ज्यामिति है, तो अभी मैं ये नियामक ज्यामिति को अभी थोड़ा सा स्टॉप करके रखूँगा, है ना, क्योंकि अभी इसके आगे वाला जो है सेक्शन, जो छोटा छोटा पार्ट है, पहले मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए देखता हूँ मैं कहाँ से ये है।
तो यहाँ से आपका जो है, अच्छा कुछ कुछ टर्मोलॉजी तो था आपका उधर है, और ये जैसे ही चालू होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो मिलेगा इसके अंदर बीच बीच में हम उसको कर देंगे। तो हमको चालू करना ही पड़ेगा, 9th का और 10th का दोनों का इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निपटारा है ना। तो आप देख सकते हैं 9th का और 10th का, चलो कोऑर्डिनेट चालू हो गया, और जो बीच में टर्मोलॉजी छोटा छोटा आएगा हम बताते चल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो नियामक ज्यामिति क्या होती है, हम यहाँ से चलने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब चालू हो गया, 9th और 10th वाले दोनों तैयार रहें, क्योंकि आपका भी अब चालू हो गया। चलिए क्या है भाई, यहाँ से समझिए आप लोग। सबसे पहले कहा कि नियामक ज्यामिति क्या होता है, ठीक है। ये नियामक ज्यामिति क्या होता है, तो पहले उसके बारे में आइए। क्या है नियामक ज्यामिति भाई, तो नियामक ज्यामिति का अगर बात करूँ तो कहता है कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से करते हैं, तो उसे मैं कहता हूँ नियामक ज्यामिति, ठीक है। अच्छा, इसी को कहता हूँ निर्देशांक ज्यामिति भी। निर्देशांक ज्यामिति में हम समतल में स्थित विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, है ना, जैसे रेखा है, त्रिभुज है, ये सब का अध्ययन करता हूँ, वृत्त का, एवं उनके निर्देशांकों की सहायता से करते हैं, है ना, का अध्ययन, उनके गुणों का अध्ययन बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता से करता हूँ। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेंगे क्या, हाँ जी। कहता है कि नियामक ज्यामिति में बीजगणित का विधियों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। नियामक ज्यामिति में मुख्यतः बीजगणित के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उसका जितना सिद्धांत है उसका इसी में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, अब क्या है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो निर्देशांक ज्यामिति, उनका जनक किसको माना गया है, तो रेने देकार्ते को माना गया। किनको माना गया, रेने देकार्ते को। रेने देकार्ते एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है, कैसा गणितज्ञ है, फ्रांसीसी। 1637 ईस्वी में रेने देकार्ते ने सर्वप्रथम ज्यामिति तथा बीजगणित में संबंध स्थापित किया, और इसे नई ज्यामिति का उद्भव हुआ, इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वैश्लेषिक ज्यामिति भी कहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से 9-10 वालों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब जहाँ 9th खत्म हो जाएगा, मैं ये भी बोल दूंगा कि 9th का समाप्त हो चुका है। चलिए अब यहाँ से एक सरल रेखा पर के बिंदुओं से वास्तविक संख्या का निरूपण, एक सरल रेखा आपके पास है और जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसका निरूपण हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम एक एक टर्मोलॉजी को लेकर चलेंगे। अच्छा, बच्चों से मैंने सवाल किया था कि बाबू ये बता दो हमें कि संख्या रेखा क्या होती है, तो बहुत बच्चों ने इसका जवाब नहीं दे पाया, तो मैंने सब कुछ उसी टाइम बता दिया था, है ना। कहता संख्या रेखा वह रेखा जिस पर संख्याओं को, है ना, संख्याओं को बाईं से दाईं बढ़ते क्रम में और दाईं से बाईं घटते क्रम में लिखते हैं, तो उसको मैं संख्या रेखा कहता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये कहानी पहले, अब संख्या अब यही का, अब क्योंकि ये सबसे पहले यही बच्चों ने सीखा कि संख्या, अगर एक सरल रेखा तो उस पर संख्या को कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसीलिए सबसे पहला सवाल किया कि संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा क्या होता है, हम सबसे पहले इसी को बताएंगे आपको। चलिए अब ये संख्या रेखा क्या है, तो इसमें कहा गया कि संख्या रेखा, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ एक लाइन बनाया मैंने, है ना, इस तरह से लाइन बना दिया हूँ, देख सकते हैं आप, ऊपर में बना हुआ है। तो लेफ्ट से राइट चलिए, ये बंदा, ये छोटू मोटू है, देखो छोटू है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। पहले माइनस इन्फिनाइट था, फिर घटता गया, मतलब -3 -2 -1 माइनस, है ना, तो 0 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ता ही तो जा रहा है ना, ये बढ़ता ही तो जा रहा है ना, तो ये दिखाया गया, यहाँ से 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 बढ़ता जा रहा है ना इधर से। अब इधर से जो बंदा चल रहा है वो घटता जा रहा है, पहले प्लस इन्फिनिटी था, फिर 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, -1, तो ये घटते क्रम हो गया ना। तो वही है, मैंने कहा ऊपर के डिफिनेशन में वही है लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी देख सकते हो, मैंने एक बार पढ़ दिया है। अब वास्तविक रेखा क्या होती है, तो वास्तविक रेखा भी उसी तरह का है ना, आप देख सकते हैं। कहता है वास्तविक रेखा वह रेखा है जिसमें वास्तविक संख्याओं को बाईं से दाईं, मतलब सेम डिफिनेशन, जो ऊपर का है वही नीचे का डिफिनेशन आपको शायद मिल रहा होगा, है ना, जो इसका डिफिनेशन है वही इसका है। तो वास्तविक संख्या का अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ आ जाता है ना, रूट सब आ जाएगा। बट संख्या रेखा का बात करूँ मैं, तो इसमें होल नंबर, मतलब कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ से आया कि अब ये वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है, निर्देशांक पद्धति क्या होता है। अब इसमें टर्मोलॉजी आ गया, ये सब टर्मोलॉजी मैंने सिखाया आपको
ये निर्देशांक पत्ती क्या है? तो ये निर्देशांक अगर पत्ती का मैं बात करूँ तो ये क्या होती है? अगर निर्देशांक पत्ती का बात करूँ जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, वो क्या होती है? इससे कुछ समझने के लिए इसको कुछ टर्मोलॉजी को सीखना पड़ेगा आपको, है ना। क्या क्या टर्मोलॉजी? सबसे पहले कर्मित युग्म है। ये कर्मित युग्म ऑर्डर पेयर क्या है? संख्या ए और बी को एक विशेष क्रम में लिखते हैं जहाँ ए और बी का स्थान, मतलब ए प्रथम स्थान और बी का दूसरा स्थान होता है, तो हम उसे क्या कहता हूँ? तो हम उसे कहते हैं कर्मित युग्म, ऑर्डर पेयर कहते हैं, है ना। और इस कर्मित युग्म को हम लिखते कैसे हैं? ए कॉमा बी के रूप में। पास में आ रहे हैं? तो ये इसको मैंने नाम दिया ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में जो, जैसे अब ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ कि ए कॉमा बी है, क्या ये बराबर है बी कॉमा ए का? नहीं जी, ये गलत ऐसा लिखना है, ठीक है। ए का प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, तो इधर भी ए का प्रथम स्थान होना चाहिए, बट यहाँ प्रथम स्थान पर तो बी आ गया और द्वितीय स्थान पर ए आ गया, तो ये लिखना उचित नहीं है। यहाँ 3,2 मैं लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ 2,3, तो क्या ये दोनों एक ही है? नहीं जी, ये दोनों अलग अलग है। 3,2 एक अलग कर्मित युग्म को प्रदर्शित करता है और हमारा जो 2,3 है ये एक अलग कर्मित युग्म को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ अलग अलग है, ये दोनों बात सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आई, तो कर्मित युग्म का वही एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ। निर्देशांक अक्ष किसे कहता हूँ? तो आइए मैं आपको निर्देशांक अक्ष सिखाता हूँ। कहता है कि तल में स्थित बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो रेखाएं, मतलब निर्देश रेखा, परस्पर लंबवत लेते हैं, उसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हम निर्देशांक अक्ष कहता हूँ उसे। क्या कहता हूँ? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब ये क्या होती है? ये दोस्तों रुक जाओ, क्या हो गया? यहाँ से करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये क्या हो गया भाई? चलिए यहाँ से इसको, आइए, तो निर्देशांक अक्ष हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया था। तो ये निर्देशांक अक्ष समझ में आ गया कि मतलब कि हम दो सरल रेखा लेते हैं, परस्पर लंबवत लेता हूँ, ठीक है। दो सरल रेखा परस्पर लंबवत, एक ऐसे लेता हूँ, तो इसको मैं निर्देशांक अक्ष कहता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका निर्देशांक अक्ष हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए कैसा है, ये देखिए, ये और आपको शायद ये दिख रहा होगा, तो ये पूरा को कहा गया बाई अक्ष, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है उसको कहा गया एक्स अक्ष कहा गया। यहाँ देख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और यहाँ से बाई ओ बाई डैश है नीचे लिखा हुआ, तो ये ऊपर वाला एक्स अक्ष और नीचे ये देख सकते हैं बाई अक्ष, इसी को कहता हूँ निर्देशांक अक्ष। तो शायद आपको ये निर्देशांक अक्ष भी समझ में आ गया कि हम किसको कहते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक है। अब एक्स अक्ष किसको कहता हूँ? तो पृथ्वी तल के समानांतर जो खींची गई रेखाएं हैं उसको मैं कहता हूँ एक्स अक्ष, और पृथ्वी तल के जो इसी को कह सकता हूँ जो पड़ी रेखा, मतलब क्षैतिज रेखा जो है, हम उसी को कहते हैं क्या? तो उसी को कहता हूँ मैं क्या? तो उसी का नाम है हमारा आपका जो है जो पड़ी रेखा होती है, तो जो जैसे बचपन के स्कूल में ये सिखाया जाता था कि जो पड़ी रेखा है उसको आप बोलना एक्स अक्ष, जो खड़ी रेखा उसको बाई अक्ष बोलना है, ठीक है। चलिए अब बाई अक्ष क्या होता है, तो मैं बाई अक्ष के बारे में बताता हूँ। कहता है ये बाई अक्ष क्या है? अब ये कहा गया कि बाई अक्ष पृथ्वी तल के लंबवत खींची रेखाएं को बाई अक्ष कहता हूँ, और इसे कहा गया कि जो खड़ी रेखा है, मतलब जो लंबवत रेखाएं हैं उसको बाई अक्ष कहा जाता है। ये मूल बिंदु क्या है? कहता तल में स्थित वह स्थिर बिंदु जहाँ से सभी दिशा मतलब मैथ में दो ही दिशा होती है, पॉजिटिव नेगेटिव में दूरियां मापी जाती है सभी दिशा में, उस निश्चित बिंदु अथवा स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु या तो निर्देश बिंदु। मतलब जिस बिंदु से हम सभी दिशा में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है, तो वहाँ हम दूरी को मापते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपको निर्देश बिंदु या तो मूल बिंदु कहता हूँ, ठीक है। मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि शायद आपको ये दिख रहा होगा, है ना। मूल बिंदु को मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया? सॉरी ब्रो, क्या हो गया इधर? फिर कुछ हो गया क्या? हैंग तो नहीं कर गया? एक सेकेंड। तो ये आपका मूल बिंदु को किस से रिप्रेजेंट करता हूँ? तो ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपके पास जो आने वाला है, वो आपके पास आने वाला है नेक्स्ट टर्मोलॉजी
तो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को भी हम क्या कह सकते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो आप इसे भी मूल बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं, अब हम आपको निर्देशांक बताते हैं। निर्देशांक के अगर बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये निर्देशांक क्या होता है, कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल के किसी बिंदु को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्या मतलब क्रमित युग्म से दर्शाई जाती है, उस बिंदु का यह संख्या नियामक या निर्देशांक कहलाता है। तो क्रमित युग्म हम आपको बता दिए हैं, इसी में बताया हूँ पीछे, है ना, 1-2 मिनट 5 मिनट पहले। तो ये निर्देशांक हो गया। तो ये आपका निर्देशांक मतलब कि एक्स कॉमा वाई के रूप में है ये, और यहाँ पे एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रूट में भी, है ना, अपॉन बटम भी, और वाई का वैल्यू भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताया गया है। अगला टर्मोलॉजी आपके पास एक्स नियामक क्या है, तो वाई अक्ष से जो लांबिक दूरी है, जैसे ये आपका जैसे बना रहा हूँ मैं, तो वाई अक्ष ये वाला हो गया, तो इससे जो लांबिक दूरी है तो इसको क्या कहता हूँ, एक्स नियामक कहता हूँ, है ना। इसी को नियामक को हम कहते हैं हिंदी में निर्देशांक एक्स निर्देशांक भी कह सकता हूँ, और इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये शायद समझ में आ गया। या तो फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि आपको एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, तो जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है हम उसे भी क्या कहेंगे, है ना, ये एक्स अक्ष है, तो इस पर जो है एक्स पर चली गई दूरी क्या है, आप एक्स नियामक भी कह सकते हैं इसको भी। तो वही लिखा था। अब अरे वाई नियामक क्या है, तो वाई नियामक वही है कि वाई अक्ष पर चली गई दूरी या तो एक्स अक्ष से लांबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको ये नीचे बाई कोऑर्डिनेट माइनस में, ऊपर जाएगा बाई कोऑर्डिनेट प्लस में, इधर जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में, इधर जाएगा तो बाई कोऑर्डिनेट प्लस में, है ना। निर्देशांक को कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, या तो नियामक को भी कोऑर्डिनेट कहते हैं। वो यहाँ ये बात लिखा हुआ है, देखिए। अगर तेरे पास यहाँ से अब है कुछ, अब एक्स अक्ष पर बाई नियामक क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर बाई नियामक 0। इसको ऐसे समझिए कि आप अभी अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो क्या आप घर में भी हैं, तो वही कहानी इसमें भी है। मतलब ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष है, तो ये आदमी इसके घर उठ के नहीं जा सकता है ना। तो वही एक कहानी बताया गया है कि एक्स अक्ष पर बाई नियामक 0 और बाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू कुछ भी हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक्स इक्वल टू कुछ भी हो तो बाई अक्ष के पैरेलल होता है, ये देख सकते हैं, बाई अक्ष के पैरेलल होता है। एक्स इक्वल टू ए दिया, एक्स इक्वल टू 5 दिया, तो ये बाई अक्ष के समानांतर हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा बाई इक्वल टू कुछ भी रहता तो ये इसका ग्राफ अगर खींचता तो ये एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता। किसके समानांतर हो जाता, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता। बात समझ में आ रही क्या। चलिए नेक्स्ट टर्मोलॉजी के पास आइए। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, बाई इक्वल टू 0, और आपका बाई अक्ष का समीकरण एक्स इक्वल टू 0। एक्स नियामक को क्या कहते हैं, विशिषा कहते हैं इंग्लिश में, है ना। एक्स नियामक को बाई नियामक को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब अगला टर्मोलॉजी आ रहा है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है क्या, कहता है किसी समतल को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष क्या करता है, 4 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, और प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। और यहाँ से बताया गया कि इस तरफ से आएंगे तो आपका इधर फर्स्ट ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, ठीक है। तो ये बताया गया कि पहला यही होगा, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसा तैयार किया गया, मानक तैयार किया गया, स्टैंडर्ड तैयार किया गया। अब है अक्षों का चिन्ह प्रणाली क्या है, कहता है कि एक्स ओ एक्स सही लिखा हुआ, ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होगी, धनात्मक। मतलब ऐसे देखो, ये ऊपर और इधर क्या होगा, पॉजिटिव मापा जाएगा, और इस तरफ और इसके नीचे, है ना, तो नेगेटिव मापा जाएगा। इसी के बारे में ये बताया गया है। अब यहाँ से आए मेन टर्मोलॉजी चालू हो गया, कहता है तल पर बिंदु का निर्धारण, ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं किसी तल पर स्थित बिंदु की स्थिति प्रायः 2 प्रकार के निर्देशांकों से व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो कार्तीय नियामक है, जो रेने देकार्ते दिए थे, या तो समकोणीय कहते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और एक है ध्रुवीय, जो 11th क्लास में आपको पढ़ना है,
ठीक है, पढ़िएगा, आपको बताएंगे, कोऑर्डिनेट में ही पढ़ना है इसको। ठीक है, अगर पढ़ाने वाला कोई होगा बढ़िया तो आपको बता देगा, वरना नहीं बताएगा। ऐसे तो कोई प्रूफ करता नहीं जल्दी, लेकिन करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे भी तो उसी तरह का हैं, सीखना कहाँ चाहते हैं, बस एक कॉपी लेना है, चल देना, बुक पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये सारा कंटेंट तो बुक से ही तैयार किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। तो आपको कार्तीय नियामक सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि आखिर ये कार्तीय नियामक है क्या। चलिए, तो कार्तीय नियामक क्या कहता है, कहता है कार्तीय निर्देशांकों का उपयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया तथा अतः ये निर्देशांक उन्हीं के नाम से प्रचलित हुआ। अब ये क्या है कार्तीय नियामक, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे ये एक्स है और वाई है, यहाँ एक बिंदु है पी, नाम दे दिया इसका पी है, तो ये और पी और यहाँ से जो है ये और यहाँ से ये जो है, तो ये x, y के रूप में कोई भी संख्या अगर लिखा रहेगा तो उसको कार्तीय नियामक बोला जाता है। x क्या है, x है कि x एक्सिस पे चली गई दूरी है ना, और y क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो इसको मैं समकोणीय कहता हूँ, कहा कि लंबवत जाना पड़ता है, तो x, y हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता 3, 2 तो इसका अर्थ होता कि 3 यूनिट चला हूँ x अक्ष पर और 2 यूनिट चला हूँ ऊपर ओरिजिन से y अक्ष पर। ठीक है, तो x, y के रूप में लिखना है कार्तीय नियामक या कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब आइए उसके नीचे देखिए सारा बात लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। पी अगर वो कोऑर्डिनेट है तो क्या है, एक्स का लिखा है एक्स नियामक, इसी को एक निर्देशांक, इसी को भुज कहते हैं, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट एवसीसा है ना, इसको बाय नियामक, बाय निर्देशांक कोटि है ना, और इसी को कहता हूँ बाय कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट भी कहता हूँ। अगर मैं लिखा 3, 4 तो 3 क्या है, भुज है, और 4 क्या है, कोटि है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निर्देशांकों के लिए चिन्ह प्रणाली। अब ये निर्देशांक के लिए क्या चिन्ह प्रणाली आया है भाई, तो इसमें कहा गया कि निर्देशांकों के लिए चिन्ह प्रणाली है, निर्देशांक चिन्हित संख्या होती है, अतः किसी बिंदु की भुज और कोटि लिखते समय उसके पहले है ना उचित चिन्ह लगाना ही निर्देशांक के लिए चिन्ह प्रणाली कहलाता है। मतलब कि ऑलरेडी पहले से आप तो जो काम किए हैं वो करके रखे हुए हैं, बट यहाँ कह रहा है कि उसके आगे आप केवल और केवल क्या लगाना है, चिन्ह प्रणाली, मतलब चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम क्या, उसको कहेंगे हम क्या, निर्देशांकों के लिए चिन्ह प्रणाली। अब देखिए पहला क्वाड्रेंट में क्या है ना, एक्स मतलब कि भुज और कोटि दोनों प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस सहित लिखा हुआ है देखिए। और दूसरा में क्या है, माइनस प्लस, तीसरा में क्या है, माइनस माइनस, चौथा में क्या है, प्लस माइनस। पहला चतुर्थांश किसको कहते हैं, तो ओ एक्स और ओ वाई से घिरा क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश। फिर उसी तरह इसको भी बता सकते हैं, इसको भी वही सारा डिफिनेशन लिखा गया है कि एक्स डैश ओ वाई या इससे घिरा क्षेत्र है ना, तो उसके बारे में बताया गया था। आप इसको खुद पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ वही है कि बिंदु को दर्शाया गया है ना, ये बिंदु को दर्शाया गया, आप देख सकते हैं इस पर जो बिंदु कहाँ है उसके बारे में दर्शाया गया है। और ये है आपके पास ध्रुवीय सिस्टम है ना, जो कि 11th में, लेकिन मैंने बच्चों को यहाँ बताने का प्रयास किया है ना। तो ये आपको जो है 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे समझना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास में मैंने बता देता हूँ, यहाँ पर रहने देता हूँ इसको। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, काम का बात जो आपका पहले वो मैं बता दूँ, ये भी उसी का ध्रुवीय सिस्टम का। अब यहाँ से एक टर्म है कि मध्यबिंदु सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। कहता है कि अच्छा मध्यबिंदु क्या होता है, पहले वो बच्चों को ये बात समझ नहीं आती है, मध्यबिंदु क्या होता है। तो प्यारे भाई, मध्यबिंदु का अगर मैं बात करूँ कि जो मध्यबिंदु होता है, कहता है कि एक मध्यबिंदु एक रेखाखंड का मध्यबिंदु होता है जो दोनों अंत बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होती है। बिल्कुल सही जवाब। जैसे कि आपके पास एक कोई रेखा है, तो यहाँ ए और बी दो अंत बिंदु है, तो यहाँ पर ये पी एक ऐसा बिंदु है जो कि इधर से भी समान दूरी पर और इधर से भी समान दूरी पर, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर है आपका। ठीक है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है, तो ही इसके बारे में लिखा गया है। तो मध्यबिंदु फार्मूला क्या है, तो आप देख सकते हैं मध्यबिंदु फार्मूला क्या होता है। जो पी का कोऑर्डिनेट है
तो वो आपका ये दो यहाँ देखिए लिखा होगा, शायद जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, अगर ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों का नियामक है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 है, और ये P मध्य बिंदु है। तो x1 प्लस x2/2 और यहाँ से y1 प्लस y2/2, तो ये आपका इसका नियामक हो जाएगा P का बिंदु का। ठीक है, तो शायद ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैंने बताया है। तो ये मध्य बिंदु सूत्र हो गया, यहाँ देखो लिखा हुआ है। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, 4,5 है क्या? हाँ, 4,5 और 2,3 एंड पॉइंट है और C आपका मध्य बिंदु है, तो ये निकालने दिया है। तो x1/1 ये x2/2 है, तो ये यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। x1 मतलब 4 + 2/2, 2 तो परमानेंट होता है, और यहाँ से y1/2 तो 5 + 3 8, मतलब कितना आ जाएगा आपका भाई? आप देख सकते हो यहाँ से कितना है, कट पिट के 3,4 आ गया बिंदु C का। ठीक है, चलिए मैं उसी तरह को आगे लेकर आपको चलता हूँ। अगला, अब यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने सीखना है। ठीक है, एक और मध्य बिंदु का दिया हूँ एग्जाम्पल, देख सकते हैं यहाँ पे आपका है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब दूरी सूत्र के पास आप पहुँचने वाले हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी उस रेखाखंड की लंबाई है जो एक समतल में दो बिंदुओं को जोड़ती या मिलाती है। अब यहाँ से देख सकते हैं, कहता दूरी सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? एक तरह का अनुप्रयोग है। दूरी सूत्र को यूक्लिडियन दूरी भी कहा जाता है। अब दूरी सूत्र निकालना कैसे है, इसके बारे में हमने बताया है यहाँ पे, है ना। ये देख सकते हैं दूरी सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में ये पूरा बना हुआ है। माना कि x डैश और y डैश ये अक्ष बना दिया, और ए भी एक रेखाखंड बनाया, और इसमें आपका जो है, इसमें आप x1 y1 ए का और b का कोऑर्डिनेट है, b का नियामक है x2 y2, और यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, आज खींचा, ए का नियामक ये है, b का नियामक ये है, सारा कुछ है, और ए बी आपका डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से लंब डाला मैंने, ये जो आपका ए एन है, ए एन लंब डाला ओ एक्स के ऊपर, यहाँ देखिए, और जो बी एम है ये भी इसके ऊपर लंब है, और जो ए पी है, ए पी लंब आपका बी एम है। यहाँ सारा मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं आप इसको, यहाँ देखिए फिगर को। ओ एन का वैल्यू आपका x1 है, फिर यहाँ ओ एन का वैल्यू आपका x1 है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक x1 ही तो है ना, यहाँ से यहाँ x1 है, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या है, तो अब ये फिर ई पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसके बारे सब ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद लगा दिया गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। आप देख सकते हैं ये कुछ दूरी सूत्र का अनुप्रयोग लिखा हुआ है, तो इसको आपको उतना डिटेल मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा डेटा ये निकाल लिया गया, है ना। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है। आप यहाँ से यहाँ तक क्या देखें, मतलब ओ से लेके एम तक क्या है, पूरा x2 है, अरे x2 है ना, यहाँ से यहाँ तक, ओ से लेके एम तक x1 है। आप बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा x2 में से x1 हटा दो तो x2 - x1 ही तो पूरा बचेगा, है ना। तो आपका AP क्या हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा, क्या कि जो ये है जो ये होगा, क्या कि दोनों पैरेलल है। बस में हमारी यहाँ से यहाँ तक ही बाई है, मतलब ये बाई तो ये भी बाई, आई पूरा कितना है बाई 2, तो ये कितना बचेगा, ये वाला बाई 2 - बाई 1 ही तो बचेगा यहाँ तक। तो वैसे ही कहानी इसके नीचे x अक्ष में वाला में भी है। अब हम ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल में लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम ए बी पी में। अब ए बी पी में क्या पाइथागोरस थ्योरम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा आपका दूरी सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ आ गया आपके पास, तो आपसे कोई पूछेगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब रूट में रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। और ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस किस लिए, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब मॉडुलस का वैल्यू -2 या प्लस में हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव ही बना कर देता है, इसलिए मॉडुलस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब यहाँ से चतुर्थांश का कहानी है कि कौन सा चतुर्थांश में प्लस किस में, प्लस प्लस किस में, माइनस माइनस किस में, प्लस माइनस किस में, तो ये चतुर्थांश है ना, उसके बारे में बताया। प्रथम चतुर्थांश में x नियामक क्या होगा,
बाह्य नियामक क्या होगा उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक। अब ये बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक कहाँ से आ गया भाई? तो इसको तो मैं बताने नहीं बता पाऊँगा, है ना, मतलब बता पाऊँगा नहीं, मतलब नहीं बता सकते इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है? ये देखिए, कहता है कि ध्रुवीय निर्देशांक पत्ती में निर्देशांक बिंदु या मूल बिंदु को निर्देशांक को ध्रुव कहते हैं, है ना। तो ये ध्रुवीय निर्देशांक पत्ती 2D निर्देशांक पत्ती के तल पर प्रत्येक बिंदु को एक निर्देशांक बिंदु से द्वारा तय किए गया। तो ये आपको यहाँ नहीं है, इसको मैं इग्नोर ही कर चलता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस जो है पहले आप उसे कवर करिए। ठीक है, आपको ये फिर तो पढ़ना ही है। तो शायद आपकी समझ में आ गया। तो यहाँ से समझ में आ गया कि आपका दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ आप चेंज करेंगे आगे में तो यहाँ भी चेंज करना होगा। अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर तो प्लस आपका जो है y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। यदि आप यहाँ से कर दिया आपने x1 - x2 तो यहाँ आपको करना पड़ेगा y1 - y2। इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे आइए, इसी को हम x नियामक में अंतर का होल स्क्वायर और y नियामक में अंतर का होल स्क्वायर, है ना, अलग अलग शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं। वो नीचे लिखा गया है। किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, मान लेते मूल बिंदु से दूरी मतलब x, y का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? x, y कोई है बिंदु, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु मतलब 0,0, मतलब यहाँ से 0,0, एक सेकेंड, ये 0,0 और ये और यहाँ से लेके और x, y इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। आप इसके बीच के मूल बिंदु से कोई भी बिंदु का दूरी पूछेंगे तो जो आपका कोऑर्डिनेट है उसी का स्क्वायर का सम हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपका क्या आएगा, √x² प्लस y² आ जाएगा, जो भी आएगा यूनिट में आएगा। तो ऐसा ही आता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कहा गया कि 3, यहाँ देखिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करी, तो दूरी सूत्र वाला है। ठीक है, तो दूरी बच्चे निकाल देंगे दूरी सूत्र से। ये आपका x1/1 है और ये आपका x2/2 है, तो ये दूरी सूत्र से निकाल देंगे, जो कि निकाले भी हैं बच्चे। √2√5 यूनिट आएगा। अब एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 5,12 का मिल बिंदु से दूरी क्या है। तो आप दूरी क्या है तो ऐसे ही निकालेंगे रूट करके, है ना। हमको जिसका कहा है उसी का निकालेंगे ना, केवल 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 13 सेंटीमीटर आया, तो 13 यूनिट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो शायद आपको बातें समझ में आ रही हो। अब देखिए 5,12 का मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो मूल बिंदु से 5,12 है तो डायरेक्ट आप कर दीजिए रूट में करके x² प्लस y², तो 5 का स्क्वायर रूट में 5 के स्क्वायर, है ना, प्लस 12 के स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट कितना आ गया आपको 13 यूनिट आके तैयार हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट टर्मोलॉजी आपके पास आ रहा है। कहता है कि a के किस मान के लिए, अब है कि आपका बीच का दूरी दे देगा, है ना, दूरी दे दिया है बीच का। a के किस मान के लिए बिंदु 3, a और -1,2, 3,1 और माइनस, यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना, 3, आपका कौन सा है 1 और -1,2 के बीच की दूरी कितना है 2√5 यूनिट है। तो आपको वैसे ही लगाना है, ये आपका ए का कोऑर्डिनेट है और ये आपका बी का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसके बीच का दूरी ये आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र लगाइए आप अपना, दूरी सूत्र आप लगा सकते हैं। x1/1 हो गया उस तरफ वाला, आप यहाँ से काम करो, है ना, x2 - x1 किया मैंने, यहाँ से देख सकते हैं आप, जो आपका यहाँ x1/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा x2/2 है, तो ये आपको निकालेंगे और उसके बाद जो निकल कर आएगा यहाँ से फिर, है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तब ना रूट हटेगा। आप निकालेंगे फिर वहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ देख सकते हैं आपका आ गया आंसर, यहाँ प्लस माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा, आपको निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपके पास संरेख बिंदु में क्या है। तो आपको कभी कभी आएगा कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको ये बताना है, आपका ये बताना है आपको
तो यहाँ का जो पार्ट है ना, यहाँ का ये जो पार्ट आपको है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ बच गया, तो ए का आंसर कितना आएगा, 4 आ गया आपका। ठीक है, 4 यूनिट है जो भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्लस माइनस में होगा, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, रूट 4 है ना, तो प्लस माइनस 2 होगा, तो आप प्लस और माइनस लेकर बना सकते हैं इसको। अब यहाँ से जो आ रहा है आपके पास, ये कह रहा है कि संरेख बिंदुएं क्या है ना। तो आपको पता है 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेख होती है यदि वे सभी एक ही सरल रेखा में स्थित हो। तो बस यहाँ भी वही डिफिनेशन होगी, बट अब यहाँ देखिए सब है ना, कोलिनियर आपको पीछे ही बता दिया मैंने कि क्या होता है कोलिनियर। 3 बिंदुओं के संरेख होने का शर्त क्या है, देखिए अगर हमारे पास 3 बिंदुएं हैं, ठीक, आपके पास 3 बिंदुएं हैं, ये देख सकते हो, तो 3 बिंदुएं हैं, ए बी सी का कोऑर्डिनेट दे ले, ए बी सी का कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ है। तो अगर तीनों का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया है, तो आप क्या करिए, सब पहले निकाल लो, ए भी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए और ए सी भी निकाल लीजिए। अब कोई भी दो को जोड़िए, आप ए बी प्लस बी सी जोड़िए और ए सी के बराबर आ जाए, तो भी आपका क्या होगा, संरेख होगा। अदरवाइज बी सी और प्लस ए सी जोड़िए और इक्वल टू ए बी आ जाए, तो भी आपका संरेख होगा। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि आपका जो ए बी है और ए सी है, मतलब जोड़िए दोनों को और बी सी के बराबर आ जाए, तो भी संरेख होगा। पहले फिगर नहीं बनाना, पहले आपको तीनों निकाल लेना है और दो को कोई भी छोटका छोटका को जोड़ लेना है ना। आप जैसे ही जोड़ेंगे तो जो आपका आएगा है ना, तो उसको वो हो जाएगा क्या, आपका वही आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो संरेख हो जाएगा। तो ये कहानी दिया हुआ है ना, यही वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, पास में आ रही है आपको, तो ये नीचे लिखा हुआ देखिए, यहाँ ये सारा चीज़ें वही लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी आ जाए तो भी, फिर यहाँ ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आ जाए तो भी, और यहाँ ए बी प्लस ए सी इक्वल टू तो भी। तो ये लिखा गया है, जिसे अब एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है कि आप कोई 3 बिंदुआ दिया है, ए बी सी का दिया है 0,-4, 3,-2 और एक है 6,0। ये आपको 3 बिंदुएं दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो आप बारी बारी से निकालिए, ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए। ठीक है, ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, सबको निकालिए। अब निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो छोटका छोटका को जोड़िए। तो आपको लगा कि नहीं, हमारे पास छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, जो छोटा छोटा मेरे पास है, वो जो छोटा छोटा है वो कौन सा है, तो 2 छोटा छोटा कौन सा है, तो आपने कहा कि सर मेरे पास तो 2 छोटा छोटा, एक ए बी है एक बी सी है। बी सी रूट 13 है और ए बी आपके पास रूट 13 है, और एक आपका निकला ए सी, तो 2√13 है ये, मतलब यहाँ से देख सकते हैं ना, ये एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है और एक इस स्लाइड पे है, ये देख सकते हैं आप, एक यहाँ है जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये दो का जोड़ा तीसरा के बराबर आ गया, तो कहा कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। एक तो ये मेथड हो गया। एक है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो निकालिए, अगर वो 0 आ गया फिर भी वो क्या कहलाएगा, संरेख। लेकिन अभी दूरी सूत्र का प्रयोग कर आपको सीखना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला है आपको कुछ ये है, देखिए शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। 1/2 x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 और प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, है ना। अब प्लस यहाँ से x3 और इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अगर त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया है और उसका क्षेत्रफल निकालना, तब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th का तो कब का ख़त्म हो गया ना, जब लोकेशन पॉइंट का आया उसी समय ख़त्म हो गया। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है वो दर्शाना तो आपको आता ही होगा, है ना। जैसे मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे आपका जो है, यहाँ देख सकते हैं -2, अगर 3 लिख दिया तो कौन सा चतुर्थांश में, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर दूसरा चतुर्थांश में है। मैंने कहा कि 2, 3 है तो प्रथम चतुर्थांश में, तो ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आइए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए निकाल दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आपका कोऑर्डिनेट इसका, तो ये आपका बिंदुएं संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या दिया है,
चलिए एरिया वाला तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट का